हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं सब्सिडी के पार्ट 2 के रूप में। पार्ट फर्स्ट में करवा चुका हूं, जहां पर हमने जानकारी ली थी कि सब्सिडी क्या होती है और किस किस प्रकार से सब्सिडियां दी जाती हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, जहां पर हम स्पेशली चर्चा करेंगे सब्सिडी से होने वाली लाभ और हानि के बारे में। सब्सिडी को पार्ट 2 में बनाने का रीज़न भी है कि यहाँ पर हम आसानी समझ पाएंगे। हो सकता है वीडियो छोटा हो, लेकिन लाभ हानियां भी कुछ विशेष ज़्यादा इसकी है नहीं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हम हमारे आज की वीडियो लेक्चर की। शुरुआत में हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि भारत सरकार कौन कौन से सब्सिडियाँ देती हैं। तो जैसे कि खाद्य उद्योग हेतु सब्सिडी, उर्वरक हेतु सब्सिडी, खाने के सामान पर, ईंधन, वस्त्र उद्योग और लघु उद्योग के लिए भारत सरकार सब्सिडी देती है। ओके, लेकिन अगर ये बात की जाए कि सब्सिडी के कौन कौन से प्रकार हैं, तो उसमें उत्पादन सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, परिवहन, कर सब्सिडी और कर यहाँ पर धार्मिक है। ओके, तो चेंजेस करना हम इस वीडियो में भूल गए हैं। तो ये यहाँ पर जो कुल प्रकार निकले थे हमारे, वो थे, ये हमने देखे थे 5 प्रकार की अलग अलग, हालांकि कम ज्यादा भी हो सकती हैं, वह सब लगभग लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड ही होती हैं। तो आपको ये तो पता पड़ गया होगा कि सब्सिडी किसे कहते हैं। तो सब्सिडी से मतलब होता है कि सरकार द्वारा जो आम जन को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपना विकास कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, और इसमें खास बात क्या कि आर्थिक सहायता तब दी जाती है जब आवश्यकता हो, ऐसे ही कोई फ्री में पैसे नहीं बांटे जाते हैं। तो यही भारत सरकार की सब्सिडी या सब्सिडी की बात करें, भारत सरकार इन क्षेत्रों में सब्सिडी देती है और सब्सिडी के कुछ ये प्रकार हो सकते हैं। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इस बात का खास ध्यान रखें आप, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ तो उर्वरक सब्सिडी है भारत सरकार की, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि सब्सिडी के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वहां पर उर्वरक नहीं लिखना है, आपको वहां लिखना है कृषि क्षेत्र में सब्सिडी। ओके, इस बात को आप समझिएगा खासकर, यहाँ पर पर्टिकुलर वस्त्र उद्योग नहीं, उद्योग हेतु सब्सिडी। हाँ, यहाँ पर ईंधन सब्सिडी हम लिख सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि सब्सिडी किस क्षेत्र में कहाँ दी जा रही है। आशा करता हूँ ये तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है और आपको समझ में भी आया होगा। अब चर्चा करेंगे हम सब्सिडी से होने वाले लाभ के बारे में। देखिए, फायदा तो है कुछ ज्यादा नहीं है, 3 ही इसके फायदे हैं। खासकर कमजोर वर्ग के लोगों को इससे लाभ पहुंचता है, किसानों को सहायता मिलती है और बेरोजगार कम करने की कोशिश। देखिए, फायदे तो हम इसको और भी अगर इसके अलग अलग निकाले तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो लेक्चर जो था, उसमें प्रश्न था कि सब्सिडी दी क्यों जाती, नॉर्मल सा प्रश्न था, तो उसके अंदर भी उसी के लाभ आ गए थे। तो लाभ क्या है, ये मान के चलिए कि लगभग लगभग हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया थी कि जो भी सब्सिडी दी जा रही है उसके पीछे का जो कारण है वही क्या है, लाभ है। जैसे कि वस्त्र उद्योग में अगर सब्सिडी दी जा रही है तो वो किसके लिए, वस्त्र उद्योग को लाभ पहुंचाता है। ओके, इसके अलावा अगर उर्वरक सब्सिडी दी जा रही है तो किसको लाभ पहुंचाता है, किसानों को पहुंचाता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें क्या आ जाएगी, लाभ आ जाएगी। लेकिन इसको समेट कर लिखे तो खासकर ये 3 फॉर्म में आ जाती है। कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचाती सब्सिडी, किसानों को इससे सहायता मिलती है और बेरोजगारी कम करने की कोशिश करती है। तो जो सब्सिडी है एक्चुअल में ये यहीं के आसपास घूम के रह जाती हैं और ये फायदे पहुंचाती है। चलिए, तो इनका थोड़ा हम विस्तार में देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि कमजोर वर्ग के लोगों को पहुंचता है फायदा, कैसे? तो सामान्य सा है, हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कि सब्सिडी के जरिए कमजोर वर्गों की मदद की जाती है। सरकार द्वारा खाने के सामानों पर सब्सिडी देने के कारण कमजोर वर्गों की आर्थिक रूप में मदद हो जाती है। तो पीडीएस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है, वहां पर भारी भरकम मात्रा में क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। अब इससे होता है क्या है कि जो कमजोर वर्ग है वह भी क्या कर सकता है, जो गेहूं है वह 25 रुपए किलो ना खरीद पाए, लेकिन 1 रुपए किलो में खरीद कर अपना भला कर सकता है। तो ये क्या करती है, सब्सिडी कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचाती है। जैसे कि ये सारे फायदे कौन कौन से हैं, ये वही जो भारत सरकार सब्सिडी देती है। जैसे खाद्य उद्योग हेतु सब्सिडी दे रही है, तो खाद्य उद्योग में जो कमजोर लोग अपना उद्योग लगाना चाहें उनको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। उर्वरक में जो किसान हैं जो यूरिया 900 का नहीं खरीद सकते हैं तो उनको फायदा मिल जाएगा।
खाने के सामानों पर सब्सिडी यानी कि पीडीएस सिस्टम, ईंधन यानी कि जो एलपीजी सिलेंडर उस पर मिलने वाली सब्सिडी, इसके अलावा वस्त्र उद्योग और लघु उद्योग। तो यानी कि ये जो सब्सिडियां देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी सब्सिडियां किसको दी जा रही, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो स्वाभाविक सी बात है, पहला तो यहाँ पर यही लाभ कि जो सब्सिडी है वो क्या करती है, तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको लाभ पहुंचाती है। आशा करता हूं ये तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। हाँ, एक जानकारी और दे दूं जैसे कि मैं आपको, कि किस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक वर्ग को लाभ पहुंचता है। जैसे कि पीडीएस जो सिस्टम है उसमें लगभग हर साल 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होता है। अब इसमें 160 लाख परिवार आते हैं, या यूं कहें तो 82 करोड़ जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं। यानी कि ये वे 82 करोड़ लोग हैं जिनको पीडीएस से सहायता मिल रही है। और पीडीएस में सबसे मेन चीज क्या है, सब्सिडी। तो ये चीज दर्शाती है कि किस प्रकार से कमजोर लोगों की सहायता कर सकती है। ये हालांकि पूरा जो पेज है आपके सामने, ये मैं पीडीएस वाला जो सिस्टम मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था आपको। तो यही चीज है, यहाँ पर जो सरकार है, सरकार ने पहले से क्या कर रखा है, बफर स्टॉक कर रखा है इन चीजों का, चावल गेहूं इन सब का, और इन सब के माध्यम से फिर इन पर जो सब्सिडी देकर वो क्या करती है, कमजोर वर्ग का भला करती है। तो सब्सिडी का मेन पॉइंट हमेशा के लिए आपको याद रखना है, वो क्या, कि जो सब्सिडी है वो कमजोर लोगों के लिए सहायता करती है। तो ये जाना हमने पहला लाभ। दूसरा लाभ है, किसानों को मिलती है सहायता। तो किस प्रकार से मिलती है, आप इससे जरूर वाकिफ होंगे। भारत में किसानों के हालात ज्यादा अच्छे नहीं, खेती पर इतना सारा खर्च करने के बावजूद भी उन्हें इतना मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसे में उर्वरक और बीजों पर सब्सिडी देने से सरकार इन पर पड़ने वाले खर्च के बोझ को काफी हद तक कम करने की कोशिश करती है। तो जैसे कि यूरिया वाला तो मैंने आपको बता रखा है, न जाने कितनी बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि यूरिया पे सरकार भारी भरकम सब्सिडी देती है। इसके अलावा जैसे कि सरकार की कुछ योजनाएं चलती है, उसमें एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये जो योजना है, इस योजना में जैसे कि केंद्र 75% अनुदान दे रहा है, राज्य 25% दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इनके माध्यम से ये जो अनुदान दिया जा रहा है, इन अनुदानों में भी राज्य अपनी तरफ से अलग छूट देता है और केंद्र अपनी तरफ से अलग छूट देता है। यानी कि अगर इस सिंचाई योजना के लिए आप स्प्रिंकलर, ओके, स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये दोनों मैंने आपको बताए हैं। ड्रिप यानी कि बूंद बूंद प्रणाली, स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा प्रणाली। तो कुल मिला के ये कि अगर आप स्प्रिंकलर लेने जाएं, ओके, इस योजना के तहत, तो अगर वो 4 लाख रेट का पड़ता है, तो ये है कि इसमें से हो सकता है सरकार की योजना के थ्रू कि आपको 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाए, यानी कि 1 लाख रुपए आपके माफ कर दिए जाए और 4 लाख रुपए में से आपको सिर्फ देने होंगे 3 लाख। तो ऐसे किसानों को बहुत सारी जो योजनाएं चल रही है उसमें सब्सिडी मिलती है। जैसे कि मैं एक और आपको योजना का बताता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आप सभी को पता होगा कि इसमें 6,000 रुपए जो है वह सालाना जो कृषक है उसके खाते में डाले जाते हैं, और 2-2 हजार की 3 किस्तें हैं। क्यों डाली जाती है, ताकि किसान जो फसल उपजाए उससे पहले अगर उनको बीज खाद की आवश्यकता हो तो इन पैसों से ले सके। तो ये एक तरह से दी जाने वाली क्या है, किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी। ऐसी बहुत सारी सरकार की जितनी योजनाएं, लगभग मोस्टली में वो क्या देती हैं, सब्सिडी देती हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि इससे किस प्रकार से किसानों को सहायता मिलती है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बेरोजगारी कम करने की कोशिश। अब सब्सिडी से बेरोजगारी कैसे कम होती है, तो ये भी मैं चर्चा कर चुका था। इसको लाभ के रूप में अगर हम देखें तो कैसे होगा, कर सब्सिडी और रोजगार सब्सिडी की मदद से सरकार देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने की कोशिश करती है। देश के बड़े बड़े उद्योग को दी जाने वाली सब्सिडी से सरकार देश के युवाओं की मदद करती है। इसके अलावा लघु उद्योग को सब्सिडी देकर सरकार देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि सरकार की जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, इसके तहत आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है अगर आपको उद्योग खोलना चाहें, और इस 25 लाख में लगभग अधिकतम 10% तक की सब्सिडी मिल रही थी, और इससे आगे भी हैं जो आरक्षित हैं उनके लिए, यानी कि 25,000 रुपए छूट मिल सकते हैं इसमें। अब कुल मिला के ये कि अगर यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए क्या दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जब आरबीआई बैंकिंग सिस्टम पढ़ा तब भी आपको पता है कि अगर लघु उद्योग लगाया जाएगा तो इससे क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, मार्केट में क्या होगा, मांग जो है उसकी वृद्धि होने लग जाएगी। यानी कि कोई भी उद्योग लगाएगा
तो उसके यहाँ पर क्या रखेगा, वो किसी को रोजगार पे तो रखेगा। जब वो रोजगार पे रखेगा अपने यहाँ पर, तो उनको क्या देगा, पैसा देगा। उनको जब पैसा देगा तो मार्केट में क्या करेंगे, खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे फिर क्या होगा, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो फिर रोजगार बढ़ेंगे। यानी कि एक पूरा एक सर्कल है जिसमें मांग सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई वाला जो पूरा सिद्धांत है वो काम करता है। अब सरकार चाहती कि अच्छी खासी सब्सिडी दे, ताकि देश के जो युवा हैं वह सरकारी नौकरी के बजाय या अपना खुद का भी एक बिजनेस खोलने की कोशिश करें, ताकि उससे वे और रोजगार देने वाले बने। और ये तब संभव हो पाएगा जब सरकार कुछ कम मात्रा में क्या करे, वो सब्सिडी दे। जैसे कि मुद्रा योजना जो है, मैंने आपको बता रखा है मुद्रा योजना के बारे में, कि इसमें भी क्या होता है कि सरकार लोन प्रोवाइड करवाती है। ऐसी सरकार की बहुत सारी योजना है। खैर समस्या वाली ये बात है हमारे सामने कि हमें पता नहीं होता है, और पता होता भी है तो हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं लोन लेने में, क्योंकि यहाँ पर जितने चक्कर वगैरह लगाने पड़ते हैं, इतना दलाल के थ्रू आसानी से लोन मिल जाता है। ये एक थोड़ी सी असक्षमता हम बता सकते हैं सरकार की सब्सिडी के मामले में। तो ये हमने चर्चा करी, 3 लाभ जो थे वो मैंने आपको बता दिए। एक घूम फिर के अगर चाहे तो आप इसको बांट सकते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अगर मोटा मोटा रूप में देखें तो सब्सिडी जो देने का कार्य है, सब्सिडी देने के माध्यम से मेन रूप से ही बेरोजगारी, इसके अलावा जो किसान है और आर्थिक वर्ग जो कमजोर है उसको फायदा देने की यहाँ पर बात है। अब आशा करता हूँ यहाँ तक की जो चीजें हैं वो आपको सब अच्छे से क्लियर होगी। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यानी कि यहाँ पर होने वाले जो नुकसान है वो हमें देखना है। अब सब्सिडी के जो नुकसान है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इससे किसी और को फायदा पहुंचता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, अमीर जो है अमीर हैं उस वर्गों को भी क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा सब्सिडी का सही इस्तेमाल नहीं होता है, अधिक कर का बोझ और उत्पाद में कमी। ये 5 प्रकार के एक तरीके से सब्सिडी से मिलने वाले क्या है, नुकसान है। अब ये क्या है इनको हम जानेंगे आगे वीडियो में विस्तार से। सबसे पहले, किसी और को पहुंचता है फायदा, यानी कि इसको आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि फायदा जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं पहुंचता है। जैसे पहले पढ़ के समझा देते हैं आपको, फिर थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। सरकार कई तरह की सब्सिडी देती है, और जरूरी नहीं कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी सही हाथों में पहुंच रही हो। कई बार ऐसा होता है कि सब्सिडी की राशि जरूरतमंद की जगह किसी और को ही फायदा पहुंचा देती है। ये जो इमेज है आपके सामने, ये एक एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर कर सकती है कि सरकार अगर इस मटके में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि सब्सिडी डाले हो, तो होता क्या है कि बहुत सारी बार लाल फीताशाही के चक्कर में, यानी कि दफ्तर के चक्कर या बीच में जो घपलेबाजी, घोटाला, भ्रष्टाचार होता है, उसके माध्यम से जो अमीर वर्ग है या जो बड़े वर्ग हैं वही क्या करते हैं, जो सब्सिडी का अधिकांश पैसा डकार जाते हैं, और वास्तविकता में जो वर्ग जिसे मिलना चाहिए उस वर्ग को वो सब्सिडी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पीडीएस जो है उसमें लीकेज सिस्टम, हालांकि अब तो यहाँ पर पीओएस आ गया है और आधार कार्ड से लिंक हो गया, इसलिए इतनी समस्या नहीं है। लेकिन पहले जो लीकेज सिस्टम बहुत होता था, राशन कार्ड जो है अमीर लोगों के भी बीपीएल के बने हुए हैं, उससे क्या होता था कि जो वास्तविक व्यक्ति है जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता था। इसके अलावा सरकार का बहुत सारा नुकसान भी होता था, हालांकि अभी भी हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से। जैसे कि अगर यूरिया सब्सिडी दी जा रही तो गांव में वे किसान जिनकी 25 एकड़ की जमीन है उनको भी यूरिया सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, जबकि इनको आवश्यकता भी नहीं होती है। तो होता है बहुत सारी बार कि सब्सिडी वास्तविकता में जिन हाथों में जानी चाहिए उन हाथों में नहीं जाती हैं और अलग हाथों में पहुंच जाती, यानी कि अमीर वर्ग के पास में चली जाती है। वो किस प्रकार से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। तो पहला यहाँ पर हानि क्या है कि किसी अन्य को भी फायदा पहुंच जाता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अमीर को भी मिलती है सब्सिडी। अब देखिए सब्सिडी का मेन मोटो क्या है, गरीब को ही मिलना चाहिए, लेकिन भारत में ये विषमता है। कैसे? जैसे कि हर देश में अमीर एवं गरीब दोनों वर्ग के लोग रहते हैं। कई बार सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी दोनों वर्गों को दी जाती है, वहीं अमीर लोगों को इन सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होती, मगर फिर भी इनका फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसका फायदा अमीर वर्ग भी लेता है।
मैंने आपको बताया भी था कि सरकार की हालांकि एक योजना है जिसका नाम है पहल। सरकार में इस योजना ने कहा था कि वे लोग जिनको सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, वे इन्हें जो सब्सिडी मिल रही है वो उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। चाहे अगर कोई अमीर व्यक्ति है, उसके भी स्वाभाविक सी बात है घर में गैस की टंकी तो जाती होगी, लेकिन हर कोई इस सब्सिडी को नहीं छोड़ना चाहता है। सबको लगता है कि पैसे आ रहे हैं और एक मेंटेलिटी काम करती है कि सरकारी पैसे हैं, हम नहीं लेंगे तो और कोई और लेगा। ये एक थोड़ी सी मानसिकता होती है। और दूसरा है कि फ्री का मिल रहा है तो लेने से क्यों चुके। तो होता है कि जिसको आवश्यकता नहीं है सब्सिडी की, उनको भी मिल जाती है। और जैसे कि कर सब्सिडी हालांकि भारत में लागू नहीं है, लेकिन कर सब्सिडी अगर लागू होती है तो इसका लाभ खासकर बड़े उद्योगों को मिलता है जिनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये दी जाती हैं। तो एक दिक्कत क्या है कि बहुत सारी जो सब्सिडियां हैं वो अमीर वर्गों को मिलती हैं और सरकार यहाँ विभेद नहीं कर पाती किसको देना है किसको नहीं देना है, तो वो क्या करती, सब्सिडी फिर सबको दे देती। तो ये भी एक समस्या है सब्सिडी को लेकर। इसीलिए बहुत सारी बार कहा जाता है कि सब्सिडी को बंद कर दिया जाना चाहिए। अब आशा करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं सब्सिडी का सही इस्तेमाल न होना। अब ये क्या चीज है, देखिए सब्सिडी दी किस लिए जाती है कि ताकि आर्थिक लाभ हो सके, लेकिन होता भी ये बहुत सारी बार कि जिस चीज के लिए और जिस व्यक्ति को दी जा रही है वो भी सही लाभ नहीं ले पाता। उदाहरण के लिए भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी देती है। इन्हीं सब्सिडी में से एक लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है, मगर यह जरूरी नहीं है कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का सही तरह से इस्तेमाल। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारत में 100 उद्योगों को सब्सिडी दी जाती है, लघु उद्योगों को, तो उसमें से 20 उद्योग तो ऐसे होते हैं जो सब्सिडी का कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं। जैसे कि लघु उद्योग को कैसे सब्सिडी दी जाएगी, वही जो लोन का प्रोसेस है, जैसे मुद्रा योजना हो गई, ओके, या बहुत सारी जो सरकार की अलग अलग लोन योजना चल रही है जिसमें वह सब्सिडी के माध्यम से लोन को माफ कर देती है। पूरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ छूट की। अब इसके लिए सब्सिडी मान लेते सरकार दे रही है 100 उद्योग को, अगर 20 उद्योग इसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो यहाँ पर ये बात मान के चली कि इनसे जितना लाभ मिलेगा उतना सारी सब्सिडी इधर 20 उद्योग में वेस्टेज हो जाएगी। तो ये भी एक दिक्कत आती है बहुत सारी बार कि सब्सिडी मिल रही है, उसका सही इस्तेमाल भी नहीं होता है, ये भी एक दिक्कत होती है। हालांकि जैसे कि कुछ मुद्दों में जैसे पीडीएस हो गया है, यहाँ ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर अमीर गरीब वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये इस चीज को आप अच्छे समझ सकते हैं कि उद्योग के लिए जो वास्तविकता में सब्सिडी दी जा रही है उसका भी बहुत सारी बार सही इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये भी क्या है हमारे सामने सब्सिडी से होने वाला बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बाद में अधिक कर का बोझ, ये सबसे बड़ी दिक्कत निकल कर आई है भारत के सामने कि सब्सिडी देने वाले खर्चों को सरकार देश के निवासियों द्वारा भरे गए कर के द्वारा पूरी करती है। ऐसे में जो लोग देश में कर भरते हैं उन पर कर भरने का बोझ बढ़ता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत में जो सब्सिडी दी जा रही है, खासकर जैसे कि उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी, 2020-21 के बजट के लिए उर्वरक सब्सिडी 71,000 करोड़ में है। ओके, ये जितना मामला है सारा करोड़ का है, 71,000 करोड़ में है। ये 1,15,000 करोड़ की खाद्य सब्सिडी और 40,000 करोड़ की पेट्रोलियम सब्सिडी। अब ये जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है ये वास्तविकता में वो होता है जिनसे सरकार को प्रत्यक्ष लाभ नहीं। ओके, यानी कि एक तरह का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिससे सरकार को प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। जैसे कुछ सब्सिडियां की मैं बात करूं, पीडीएस में जो सब्सिडी दी जा रही है, इस सब्सिडी से सरकार को 0% का लाभ है। यानी कि सरकार खाने को दे रही है जो अनाज वगैरह, उससे कोई लाभ नहीं। हाँ, यूरिया में अगर सरकार उन्हें पहुंचा रही है तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, इससे लाभ होने की संभावना। लेकिन बहुत सारी जगह जो सब्सिडी है वो ज्यादा बढ़ गई है। और एक मामला भी आया था, पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति, तो प्रणब मुखर्जी का एक संसद में बयान भी आया था और उन्होंने कहा था कि हर साल जो सब्सिडी का बोझ बढ़ता जा रहा है इसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। हालांकि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से ही देश में पीडीएस का जो पूरा सिस्टम है उसकी प्रणाली जो है वो सुनिश्चित की गई और ये कहा गया कि लोगों को अधिक से अधिक खाद्य प्रोवाइड किया जाए। जिसके बाद में हर साल, मैंने आपको बताया भी था पीडीएस वाले में, कि हर साल और साल दर साल जो खाद्य सब्सिडी वो ऐसे इसका ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है।
अब होता है क्या है कि सब्सिडी वो है जो ली किसे जा रही है, देश के आम नागरिक से है और टैक्स के रूप में। टैक्स मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों टैक्सेस लिए जा रहे हैं। अब होता है क्या है कि सरकार का जब ऐसा राजकोषीय घाटा बढ़ने लगता है, क्योंकि हर साल सब्सिडी अगर बढ़ रही है तो सरकार उसकी पूर्ति कहाँ से करेगी, इतना जल्दी तो राजस्व बढ़ेगा नहीं। फिर सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ाना शुरू करती है, और जब टैक्स बढ़ाना शुरू करती है तो उसकी मार सीधे आम जन पर लगती है। तो ये भी क्या है, एक दिक्कत यहाँ पर इसके साथ में हो रही है कि सब्सिडी हर साल बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, जो आम जन उस पर बढ़ता है अधिक कर का बोझ। आशा करता हूँ ये वाला जो हानि है, यानी कि सब्सिडी से होने वाला नुकसान आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपके मन में हो कि नुकसान ज्यादा क्यों है लाभ से। तो देखिए, लाभ तो हालांकि हमने जब सब्सिडी की बात करी तो सारे लाभ ही लाभ है, लेकिन एक चीज और बता दूं कि जो वर्तमान सरकार है वह धीरे धीरे अब सब्सिडी का ग्राफ नीचे ला रही है। यानी कि अब सरकार जहां जहां सब्सिडी देना चाहती थी वहां धीरे धीरे खत्म कर रही है, और जहां लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है वहां से सब्सिडी की जो राशि है वो कम कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सब्सिडी होती थी हज यात्रा पर, वो समाप्त कर दी है। एलपीजी की वर्तमान में समाप्त है। इसके अलावा सरकार जो है उसने खाद्य सब्सिडी भी धीरे धीरे अब कम करना शुरू कर दी। आप सभी को पता होगा कि जो एपीएल कार्ड है अब उस पर तो राशन मिलना लगभग बंद हो गया है। इससे क्या हो रहा कि इनको जो दिया जा रहा था राशन वो समाप्त हो गया, और उसमें लगने वाली जो सब्सिडी है वो भी कम हो गई। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लास्ट में चर्चा करते हैं उत्पाद में कमी। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा कि उत्पाद में कमी होती है। देखिए, होता क्या है, पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि जब सरकार किसी उत्पाद पर सब्सिडी देती है तो उस उत्पाद की कीमत कम हो जाती है। उत्पाद की कीमत कम होने पर उसकी डिमांड और बढ़ जाती है, और ऐसे में देश में उस उत्पाद की कमी होने के हालात पैदा हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अगर आपने भारत में बैंकिंग प्रणाली वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं जब भी अगर मांग और पूर्ति वाली बात करूंगा तो आपको कंफ्यूज होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर होना चाहिए। जब मैंने मौद्रिक नीति पढ़ाई थी तो वो वीडियो आप जरूर याद रखें। अगर होता है कि गेहूं और यूरिया इन दोनों में सरकार अच्छी खासी सब्सिडी देती है, आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर सब्सिडी देती है तो इससे क्या होता है कि इनकी मांग जो है बहुत ज्यादा है। मांग ज्यादा से मतलब ये कि सरकार अधिकांश गेहूं भारत का सरकार खरीद लेती है, यूरिया का स्टोरेज सरकार कर लेती है, और सारी की सारी जो मांग है वह सरकार लेके जाती है। अब होता क्या है कि मार्केट में जो नॉर्मल गेहूं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो सामान्य रूप से उपस्थित गेहूं या यूरिया होना चाहिए, उसकी हो जाती शॉर्टेज। उसकी शॉर्टेज जब होती है तो जो आम आदमी है इसकी जब शॉर्टेज होगी, और जो आम आदमी जिसको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है, यानी कि वो सब्सिडी की श्रेणी से बाहर है, तो उसके लिए चीजें क्या होती फिर बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। जैसे कि ये इमेजेस वगैरह आपने देखी होगी कि बहुत सारी जगह सुनने में आता है कि यूरिया जो है अगर जो गांव की जो बैंकिंग क्षेत्र है वहां पर बढ़ रहा है तो काफी किल्लत आ रही यूरिया को लेकर। होता है कि सरकार भर भर के सब्सिडी देती है इसमें। अब इसमें कोई निजी क्षेत्र यूरिया बिल्कुल नहीं बेच सकता, इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण है। अब कोई निजी क्षेत्र नहीं बेच सकता है, तो अगर सरकार उचित प्रणाली के माध्यम से यूरिया ना बेचेगा तो होगा क्या यहाँ पर कि जो मामला है वो थोड़ा सा क्रैश वाला हो जाएगा, और बहुत सारी बार किल्लत होती है, किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। बात हालांकि गेहूं और यूरिया तक नहीं है। अगर सरकार गेहूं या इनके मामले में यहाँ पर सब्सिडी देती है, सामान्य गेहूं में महंगाई बढ़ेगी। सामान्य गेहूं है जो सब्सिडी के अलावा मिलता है, जैसे कि पीडीएस में 1 रुपए किलो में मिलता है, सामान्य गेहूं 25 का मिल रहा है। अगर इसकी मार्केट में शॉर्टेज हुई तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये 25 से 30 पे चला जाएगा। अब गेहूं से बनने वाले जितने भी उत्पाद है, चाहे वो ब्रेड हो या जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आटा भी हो या इसके अलावा मैदा हो, सूजी हो, या इससे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है वो भी क्या होते जाएंगे, महंगे होते जाएंगे। तो सब्सिडी की जो एक दिक्कत निकल कर सामने आती है वो ये कि इसके माध्यम से क्या होती है, उत्पाद में कमी भी हो जाती है। तो साथियों, आशा करता हूं मैं आपको कि जो सब्सिडी वाला पूरा वीडियो लेक्चर है दोनों आपको आसानी समझ में आए होंगे, और आप पुराने प्रश्न पत्रों को जरूर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि सब्सिडी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नगद अर्थ सहाय और सब्सिडी दोनों कीवर्ड याद रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी बार नगद अर्थ सहाय पूछा जाता है।
तो आज के वीडियो लेक्चर में आपके लिए प्रश्न कि भारत में सब्सिडी के कार्यक्रम किन समस्याओं से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे, यानी कि सरकार ने जो सोचकर सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया है इसमें क्या दिक्कत है कि या क्या समस्या है जिनको कारण से वे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसमें आप अपना मत रख सकते हैं और इस वीडियो लेक्चर में जो हानियां हैं उसको भी आप यहाँ पर 100 वर्ड के साथ बता सकते हैं। यहाँ पर हालांकि मैं कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शब्द नहीं दे रहा हूँ, मैं उस हिसाब से दे रहा हूँ ताकि आप इसको उस उत्तर को अच्छे से और नियंत्रित मात्रा में लिख सकते हैं। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है और आशा करता हूँ आपको सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।